Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body YouTube channel. My name is Atul Dhiman and we are back with another session of Indian Freedom Struggle MCQ series targeting the ESIC Deputy Director exam. Right? So MCQs हैं आप सभी के लिए देखते हैं कितने स्टूडेंट कितने अच्छे आंसर्स देते हैं राइट बट इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दैट आपका जो एग्जाम है वो बहुत पास में है. नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम स्केड्यूल्ड है. सो अभीपीडिया आपके लिए एक चीज लेकर आया है, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू विल बी गेटिंग ऑन अभीपीडिया प्लेटफॉर्म. दैट सपोज ESIC के अंदर आपका कोई सब्जेक्ट है जो वीक है, एक सब्जेक्ट वीक है, 2 सब्जेक्ट वीक है, 3 सब्जेक्ट वीक है, टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट दे सकते हैं राइट. अगर कोई सब्जेक्ट वीक है वो कर सकते हैं. आपके लिए अभीपीडिया एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये लाया है कि 1 महीने का आपके पास सब्सक्रिप्शन है फॉर अवेलिंग एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर इन द ESIC. आप वो सभी चीज़ को अवेल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ. सिर्फ 1 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन का चार्जेस देने हैं. अब क्या है उसके बारे में मैं आपको एक बार क्लियर कट डिटेल में बता देता हूं हाउ यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग. आप अभीपीडिया के अंदर जाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी कोर्स का जो हम लोग दे रहे हैं आपको कंप्लीट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा दैट यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द प्राइम कंटेंट फॉर ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर 2022 राइट. लगभग 1 महीना बचा हुआ है तो उस हिसाब से हमने आपके लिए क्या किया कि आपके प्रिपरेशन के अंदर जो भी गैप्स हैं, छोटे मोटे गैप्स हैं, थोड़े से बड़े गैप्स हैं, जो भी वो सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस सेल्फ एनालिसिस को करने के बाद आपको जहां पर भी गैप दिखता है आप इस सब्सक्रिप्शन के साथ उस गैप को फुलफिल कर सकते हो. कैसे? अब देखिए यहां पे क्या है, you can sign up for the demo or trial classes. You will be getting the notes, test series, video lectures और सारे के सारे सब्जेक्ट कवर्ड है. अगर करने की हिम्मत आप में है तो आप पूरा का पूरा ESIC कोर्स भी 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो राइट. मतलब इतना हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो पीछे ना छूट जाए. जो सिंसियर है, जिसको करने की हिम्मत है कि हाँ मुझे मैंने स्टार्टिंग से तैयारी की है, अभी थोड़ा बहुत गैप्स रहते हैं मैं उसको फुलफिल कर लूँ, या कोई भी स्टूडेंट है जो चाहता है कि नहीं मैंने 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो लेट्स कंप्लीट दो सब्जेक्ट फ्रॉम दी अभीपीडिया प्लेटफॉर्म बाय टेकिंग दिस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन राइट. दिस इज गुड टू गो. यहाँ पर भी आपको ट्रायल या डेमो क्लासेस दे रहे हैं ताकि हम कहीं से भी आपको ये ना लगे कि जी मैं फटाफट एनरोल कर दिया, मैंने चीज़ें चेक नहीं की. तो आप चेक कीजिए, एनरोल कीजिए आराम से, उसके बाद जो है आप आगे की प्रोसेस शुरू कीजिए. चलिए ठीक है. सो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग. ये सारे पबैट की क्लासेस हैं एंड ESIC इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की क्लासेस लगी हुई हैं. सो ये सारा का सारा जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा 1 महीने के लिए विद दिस अमाउंट राइट. सो हर तरीके से आपके सपोर्ट में खड़े हैं. द बेस्ट इज नाउ इट इज योर टेक कि आपने प्रिपेयर अच्छे से करना है कि नहीं करना है. ठीक है, चलिए हम अब दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं. दैट इज लेट्स टॉक अबाउट दिस MCQ सेशन है ना. तो आज का जो MCQ सेशन है उसके ऊपर बात करते हैं राइट. ओके, सो पहला जो सवाल है, नाउ द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. आपको मैं सवाल दिखा रहा हूँ, पढ़ के सुना दूंगा, उसके बाद आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे, आंसर कीजिएगा एंड देन वी प्रोसीड फर्दर राइट. विच इज द ओल्डेस्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन सी जो है वो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद? ठीक है, सो इज इट हिंदू महासभा, इज इट मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर फोर्थ है फॉरवर्ड ब्लॉक? सो आपके पास 10 सेकेंड है, आराम से सुनिएगा, सोचिए. एलिमिनेशन यहाँ पे ज्यादा बेटर लग सकता है, एलिमिनेशन लगाइए एंड देखते हैं आंसर कितने स्टूडेंट्स देते हैं. जल्दी बताइएगा. हाँ जी. Which is the oldest Indian political party? Okay. Right. हिंदू महासभा नहीं, ये लेट आई. मुस्लिम लीग की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक राइट. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग आई थी 1906 के टाइम पे राइट.
जब ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं यार, हमारे को ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई और होना चाहिए। कांग्रेस अपने आप को बहुत कोशिश करती है कि हम अपना जो कैरेक्टर है वो सेकुलर दिखाएं, बहुत कोशिश करती है, लेकिन हम लोग ये जो सारी कोशिशें हैं कांग्रेस की नाकाम कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, या हम लोग एक काम करते हैं, जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाली अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और ज़्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है वो इन लोगों के अंदर बन जाए, राइट। तो उनकी यही कोशिश होती थी, डिवाइड एंड रूल। जिस कोशिश को पूरा करने के लिए एक स्टेप इन्होंने ये भी बनाया, ये भी किया कि मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, मतलब बनाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज भी किया, ठीक है। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपके सामने है, 1906 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये जो है इट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और इस पॉलिटिकल पार्टी ने टाइम टू टाइम बहुत सारी डिमांड्स की। फॉर एग्जांपल इसने डिमांड की स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन स्टेट पाकिस्तान, सक्सेसफुली लेड टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। और इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो था वो प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा था बाय दी मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। सो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लीग बनी थी तब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। ब्रिटिशर्स ने थोड़ा इनको जो है एम्फसाइज करने के लिए, इनको इंपॉर्टेंस देने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1909 में सेपरेट इलेक्शन लेकर आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे, या कम्युनल जिसे कहते हैं ना, कम्युनल डिवाइड को करने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए और इस पार्टी को एम्फसाइज कराया कि इसका भी महत्व है, इसका भी इम्पोर्टेंस है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, टू द गवर्नमेंट एज द कंडीशन ऑफ सेटलमेंट बिफोर ही लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ MK गांधी, गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड नहीं थी MK गांधी की बिफोर एज अ सेटलमेंट। जब वो लॉन्च करने वाले थे NCM तो उनके सेटलमेंट के लिए गांधी जी जो है कुछ डिमांड कर रहे थे। अगर आप वो डिमांड के अंदर कौन सी चीज़ इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, राइट। सो गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द रॉलेट एक्ट, द गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस रिग्रेट एट द मैसेकर एट जलियांवाला बाग, British government should behave leniently with the Turkey, and government should put a better scheme of reforms than that of the Act of 1919 AD, ठीक है। तो ये AD वेडी तो ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। सो विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द डिमांड ऑफ गांधी जी, ठीक है, ड्यूरिंग द सेटलमेंट बिफोर he was about to launch the non corporation movement। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और देन आंसर दिस क्वेश्चन। यू हैव 10 to 15 seconds बिकॉज थोड़ा सा इसमें एलिमिनेशन लगेगा ही लगेगा, जल्दी बताइएगा। यस हाँ जी। सो अगर हम बात करें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स को लॉन्च करने से पहले जो ब्रिटिशर्स के सामने सेटलमेंट की जा रही थी, गांधी और ब्रिटिश अथॉरिटी सेटलमेंट के लिए कोशिश हो रही थी, तो उस कोशिश के अंदर इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी कि गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द रॉलेट एक्ट। हाँ, ये बोला जा रहा था एक्सप्रेस करना है जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ है, गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस द रिग्रेट एट दिस, और टर्की के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है वो बर्ताव के लिए भी उनको मतलब आगे जाके वो बुरा बर्ताव भी ना करें, लीनियंट बिहेवियर होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट शुड पुट अ बेटर स्कीम ऑफ रिफॉर्म। जो भी रिफॉर्म है 1919 के जो रिफॉर्म है उसमें बेटर रिफॉर्म्स लेकर आए, ये गांधी जी ने स्पेसिफाई किया था, राइट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में लॉन्च हुआ था, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें क्या था? सेल्फ गवर्नेंस इसका एम था और भी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट। 1 अगस्त 1920 में ये लॉन्च हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो रॉलेट एक्ट जो है वो 17 मार्च 1919 में 17 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ इंट्रोड्यूस, ठीक है। और जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी, मैसेकर हुआ था, ब्लड शेड हुआ था,
ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये जो मैं आपको डेट्स याद करवा रहा हूँ, ये डेट्स मैं बहुत स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 17 मार्च, 13 अप्रैल, थोड़ा सा इन डेट्स को बिल्कुल याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी। ठीक है, जो सेपरेटिस्ट थे उनको अलग कौन सी चीज है इन चार ऑप्शंस में से जो अलग कर रही है? ठीक है, सेपरेटिस्ट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी, इट इज लैक ऑफ फेथ इन द ब्रिटिश, faith in self efforts, attainment of freedom as an ultimate goal and non-violent means to attain स्वराज। ठीक है, सो क्या चीज एक्सट्रीमिस्ट को रेवोल्यूशनरी से अलग करती है? राइट, क्रांतिकारी और एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो गरम दल वाले हैं, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है, वो चीज याद रख लेना, ठीक है। और रेवोल्यूशनरीज और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंस था, ठीक है, तो ये जरूर आप देखिएगा कि दोनों के बीच में ये अंतर था कि इन दोनों को लैक ऑफ फेथ था ब्रिटिशर्स में, ये अंतर था, किसी को था किसी को नहीं था ऐसा, या फिर फेथ इन द सेल्फ एफर्ट, खुद के उसमें डिफरेंस था दोनों में कि किसी के सेल्फ एफर्ट ज़्यादा है किसी के कम है एफर्ट, अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम एज अल्टीमेट गोल या नॉन वॉलेंट मीन्स टू अटेन द स्वराज। प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट, जल्दी आंसर दीजिए। हाँ जी, तो इसमें आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी नॉन वायलेंट मीन्स टू अटेन द स्वराज। ठीक है, यही डिफरेंस था। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमिस्ट बेशक गरम दल वाले थे, इन्होंने चीज़ें दे वांटेड कि जल्दी से जल्दी जो हमारी डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को। इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, बट इस कोशिश के अंदर इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कोई वॉयलेंट मूवमेंट की तरफ, वॉयलेंस की तरफ बात की, वॉयलेंस की बात की, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। ठीक है, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जो रेवोल्यूशनरीज करते थे, राइट। यही डिफरेंस था कि एक्सट्रीमिस्ट देवर लाइक उन्होंने मिनिमम, जिसे कहते हैं कि मिनिमम वॉयलेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने वॉयलेंस का इस्तेमाल किया, जो वो जिसे कहते हैं ना वेपन्स का इस्तेमाल किया। ब्रिटिशर्स के जो वेपन्स होते थे उसको पहले वो इकट्ठा करते थे, उसको अरेंज करते थे और उन्हीं के ऊपर यूज़ करते थे। सो दिस वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज। एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरीज दोनों का दोनों, ये दोनों जो थे ये मानते थे कि दे हैव वेरी लेस फेथ इन दी ब्रिटिश अथॉरिटीज़, बहुत कम फेथ था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ में, कंप्लीट फेथ था अपने एफर्ट्स के अंदर। और इनका जो दोनों का अल्टीमेट गोल था, दैट अल्टीमेट गोल वाज फ्रीडम, आज़ादी लेना दोनों का गोल था। ठीक है, बट यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया था इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बंगाल वाज पॉलिटिकली अफ्लेम इन 1905, व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, सो बंगाल जो है वो पॉलिटिकली जल रहा था 1905 में। क्या उस टाइम पे हुआ था? महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कांग्रेस पार्टी वाज बैंड इन द प्रोविंस, बंगाल वाज पार्टीशनड एंड स्वदेशी मूवमेंट बिगेन एंड साइमन कमीशन केम टू इंडिया। जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, तो बंगाल जो था पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इनस्टेबल था, राइट। तो क्या हुआ था? बिकॉज महात्मा गांधी ने डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया था प्रोविंस में, बंगाल पार्टीशन हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था,
एंड साइमन कमीशन केम टू इंडिया, राइट। तो जल्दी बताइएगा इसका क्या हुआ था, क्या उस टाइम पे हुआ था चीज़। हाँ जी। सो इफ वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी, उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं थे, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर ही वॉजेंट देयर, राइट। वो साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कांग्रेस को बैन कर दिया गया प्रोविंस में, ऐसा एज सच कुछ नहीं था, राइट। ये मेजर रीज़न नहीं था बंगाल के पॉलिटिकली जलने का, ठीक है। बंगाल को पार्टीशन किया गया एंड स्वदेशी मूवमेंट बिगेन। बंगाल का विभाजन हो गया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। दिस इज द रियल रीजन वाई बंगाल वॉज पोलिटिकली इनस्टेबल, राइट। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन उस टाइम पे आया ही नहीं था, इसका तो जिक्र भी नहीं था, ठीक है। सो बंगाल वॉज पार्टीशन, राइट, एंड स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया गया। दैट इज द रीजन कि बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल दो हिस्सों में बढ़ गया, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, राइट। सो इसका जो विभाजन हुआ वो ब्रिटिशर्स ने बोला कि बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है इतने बड़े एरिया पे, बंगाल पे, इसी को डिवाइड कर दिया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कंफर्ट मिले, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट हो जाए, राइट। बट उनका जो रियल रीजन था जिसको बोला जाता है उस टाइम पे, मेन कारण ये था कि हिंदू और मुस्लिम की एक इकट्ठा जो यूनिटी है वो इस जगह पे बहुत अच्छे से देखी जा रही थी, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम जब दोनों इकट्ठे हो गए तो ऑब्वियसली चीज है, ब्रिटिश अथॉरिटीज को ज्यादा से ज्यादा चैलेंज करेंगे। सो ब्रिटिश अथॉरिटी ने अल्टीमेटली डिसीजन ले लिया, हिंदू और मुस्लिम इसको अलग कर दो। वेस्ट बंगाल में हमारा कौन रहेगा, ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे, और ईस्ट बंगाल में कौन होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया, या फिर वादे करना शुरू कर दिया कि आपको जो है, आपका जो ये एरिया है इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग, एक बार पार्टीशन हो जाए उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया था, क्लियर हो गया, राइट। अब ये चीज जब हुई 1905 में, उसी के बाद क्या किया गया, इंडियंस को पता चला, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को पता चला, उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली स्वदेशी मूवमेंट जो है उसे लॉन्च कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको लॉन्च कर दिया। जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ वैसे ही आप देखिए क्या हुआ, और ज़्यादा जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल बढ़ गया, सोशल स्ट्रगल बढ़ गया, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक धक्का लगा, ठीक है, कि इनको जो है अब हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए अल्टीमेटली 1905 में जो विभाजन किया गया, पार्टीशन किया गया, उसको डिसाइड किया गया कि 1911 में, 1911 में इस पार्टीशन को वापस ले लिया गया, रीयूनाइट कर दिया गया, ठीक है। एंड गांधी जी जब आए थे ना, गांधी जी जब आए तो उन्होंने देखा कि मुझसे पहले ही यहाँ पे हमारे देश के अंदर पॉलिटिकली लोग एक्टिव हो चुके हैं, इसीलिए तो स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसा जरिया बन गया जिससे लोगों में पॉलिटिकल स्ट्रगल करने की अवेयरनेस बढ़ गई, ठीक है। और जब बढ़ गई तो गांधी जी जब एंट्री लिए इंडिया में तो उनके लिए भी बहुत आसान हो गया लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना, ठीक है। इसीलिए गांधी जी ने जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू किया 1919 के टाइम पे, 20 के टाइम पे, तो तब लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए और गांधी जी को एकदम से सिर्फ एक इग्निशन पैदा करना था और लोग जो थे दे वर रेडी टू हिट द आई, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट इज which among the following was decided by Nehru report और नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1928। क्या चीज़ डिसाइड की गई थी नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन 1908 में, ठीक है। अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया डिसाइड किया, मीन्स फॉर बॉयकॉट और साइमन कमीशन, वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 एंड प्रपोजल टू बी डिस्कस विद द साइमन कमीशन।
ठीक है, सो ये आंसर दीजिए. यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. जल्दी आंसर दीजिएगा. हाँ जी. हाँ जी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि नेहरू रिपोर्ट या नेहरू जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ठीक है. तो जब साइमन कमीशन आया इंडिया में, साइमन आया 1927 में, ठीक है, इंडिया में आया कि देखो क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं. अब नेक्स्ट जो हमने एक्ट लेकर आना है, उसमें क्या क्या हम लोग नई नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं. साइमन कमीशन की अध्यक्षता में ये मतलब साइमन कमीशन आया, उसका ये काम था कि देखना है कि इंडिया में कानून कैसा चल रहा है और क्या क्या चेंजेस लाने हैं. ठीक है, दिक्कत ये थी कि इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिशमैन थे, इंडियन कोई भी नहीं था. इंडियंस के दिल में ये बात चुभ गई और इंडियंस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अपना खुद का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे. ठीक है, सो उसी बेसिस पे फिर नेहरू जो है, नेहरू कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इनकी अध्यक्षता में बेसिकली ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बोला गया ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. 1928 की बात है. ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट जो थी 10 अगस्त 1928 में ये आई. ठीक है, और इसने जो है कुछ चीज़ें बताई कि रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ डिमांड रखी कि हमारा देश जो है वो एक नया, इसको डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए. ठीक है, शुड गेट द डोमिनियन स्टेटस. नेहरू रिपोर्ट जो थी वो मोतीलाल नेहरू जो थे वो उन्होंने बनाई थी विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर पीपल, राइट. सो इसमें मोतीलाल नेहरू तो थे, उनके साथ उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू भी थे जो कि एक्ट एज अ सेक्रेटरी कर रहे थे. सो जवाहरलाल नेहरू वॉज एक्टिंग एज अ सेक्रेटरी. इसके अलावा मोतीलाल नेहरू के साथ और भी लोग थे, जैसे कि अगर बात करें सो अली इमाम थे, तेज बहादुर सप्रू थे, महादेव, श्री हरि आने थे, मंगल सिंह थे, शुआब कुरैशी थे, सुभाष चंद्र बोस थे एंड जीआर प्रधान थे. तो ये नाम आपने ज़रूर याद रख लेने हैं. ठीक है, ये जो शुआब कुरैशी है इनका नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि ही डिसएग्रीड विद सम ऑफ दी जो रिकमेंडेशंस जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर दी गई थी. अच्छा, इन्होंने तो डिसएग्री किया ही किया था, इन्होंने डिसएग्री किया था, लेकिन इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे जो डिसएग्री कर रहे थे कुछ प्रपोजल्स के साथ, एंड सुभाष चंद्र बोस भी थे जो डिसएग्री कर रहे थे कुछ प्रपोजल्स के साथ. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो ड्राफ्ट के अंदर दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट के अंदर दिया गया था, दैट वाज डोमिनियन स्टेटस. सो डोमिनियन स्टेटस जो है वो ये जो डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, सो डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोला जाए तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, देवर ऑफ द ओपिनियन कि लेट्स टेक डोमिनियन स्टेटस इन फर्स्ट हैंड. ठीक है, इन फर्स्ट गो, राइट. तो लेट्स टेक डोमिनियन स्टेटस इन फर्स्ट गो, अंडरस्टैंड. बट जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देवर ऑफ द ओपिनियन बिकॉज देवर यंग एलिमेंट ऑफ द कांग्रेस, सो देवर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं यार, डोमिनियन स्टेटस फर्स्ट गो में नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, फुल फ्रीडम, फुल इंडिपेंडेंस. तभी यू विल बी लुकिंग, यू विल बी सीइंग कि 1928 से आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस वो हो गई थी, बहुत क्लियर कट हो गई थी फुल इंडिपेंडेंस को लेके कि लेट्स गो विद द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट. तो ये क्यों हो गई थी, क्योंकि 1928 से आपको सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की एग्जिस्टेंस दिखने को मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में. 1930s, in 1930 the दांडी मार्च was launched by महात्मा गांधी टू. ठीक है, 1930 में दांडी मार्च जो है वो लॉन्च होती है बाय महात्मा गांधी टू व्हाट, इज इट फॉर ब्रेकिंग द लॉज, सॉल्ट लॉज, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मॉल ट्रीटमेंट ऑफ हरिजन्स. ठीक है, उसके अलावा टू कैप्चर एंड बर्न द इम्पोर्टेड गुड्स एंड टू डिमांड इक्वालिटी विद इंग्लिश, टू डिमांड इक्वालिटी विद इंग्लिश. जल्दी बताइएगा. In 1930, Dandi March was launched by Mahatma Gandhi to break the salt laws, protest against maltreatment of Harijans, to capture and burn the imported goods, to demand equality with goods with the English.
ओके, हाँ जी बताइए। सो इट इज़ ऑब्वियसली 1930s में दांडी मार्च वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, अंडरस्टैंड, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। सो सॉल्ट मार्च गांधी जी ने शुरू की थी। 24 दिन की ये पूरी की पूरी ट्रैवलिंग थी, ठीक है। गांधी जी पैदल डिसाइड किया कि मैं पैदल जाऊंगा साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक, ठीक है, जो कि कोस्टल गांव था, जहाँ पे उन्होंने सॉल्ट जो है वो बनाया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। वहाँ कानून ये था कि आप प्राइवेट कंजप्शन के लिए सॉल्ट नहीं बना सकते। गांधी जी ने उस सॉल्ट को बनाया और रूल तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए तो उससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता हुआ दिखता है आपको, राइट। तो ये स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 से एंड ये रहता है 6 अप्रैल 1930 तक, 1930 तक, ठीक है। और इस मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है गांव से, शहरों से निकल के गांधी जी को ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में जब गांधी जी ये डिसीजन लेते हैं कि मैं इस तरीके से पैदल यात्रा करूंगा साबरमती से दांडी तक, तो हर किसी ने, किसने, मतलब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जो आई वुड से जो न्यूज़पेपर थे, जो बाहर वेस्टर्न मीडिया था, वेस्टर्न मीडिया ने गांधी जी का खूब मजाक उड़ाया, गांधी जी के बारे में बोला कि ये तो मतलब इसका तो शरीर ही ऐसा है कि ये 10 किलोमीटर, ये 10 मीटर तक नहीं चल पाएगा, तो ये 10 कहाँ इतनी दूर तक जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, ये सब। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स गांधी जी के बारे में बोली। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए, ये जितनी भी मीडिया थी, ये इनका जो है, पहले ये गांधी जी की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई एप्रिसिएशन के अंदर, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज द एडवोकेट एट द फेमस INA ट्रायल्स। INA ट्रायल इज इंडियन नेवल, इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए थे, वो ट्रायल के अंदर जो 3 लोग पकड़े गए थे, उन लोगों को बचाने के लिए किसने एडवोकेसी की थी उनकी? भूलाबाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या सी राजा गोपालचारी? जल्दी बताइएगा, किसने एडवोकेसी की थी फेमस जो INA ट्रायल्स हुए थे? जल्दी बताइए। हाँ जी, सो द आंसर इज भूलाबाई देसाई, ठीक है, भूलाबाई देसाई। बट ही वॉज नॉट ओनली अलोन। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनको पकड़ लिया गया था, उनमें कौन कौन थे? जैसे शाहनवाज खान, याद रखिएगा, ही वॉज अ मुस्लिम। प्रेम कुमार सहगल हिंदू थे एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन ये सिख थे। तो तीनों कम्युनिटीज़ के जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख, ठीक है। तो इनकी एडवोकेसी की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। INA ने फॉर्म किया डिफेंस कमेटी फॉर डिफेंडिंग देम, ठीक है, इन तीनों को डिफेंड करने के लिए डिफेंस कमेटी बनाई, जिसमें 17 एडवोकेट्स थे, जिसमें जो फेमस लोग थे वो थे भूलाबाई देसाई, असफ अली एंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इनको जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन was sent to India by the British Labour government to, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो है उनको भेजा गया इंडिया में ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर व्हाट रीजन? टू मैनेज परपेचुएशन ऑफ इंग्लिश रूल, to further divide Hindus and Muslims, to step up India's economic development, to effect handing over of power to Indians. जल्दी बताइए।
सो ऑब्वियसली माउंट बैटन जो थे उनको भेजा गया एज वॉइस रॉय बना के, ठीक है, लेबर गवर्नमेंट के थ्रू, टू स्टेप अप इंडिया, सॉरी दिस इज रॉन्ग, टू इफेक्ट हैंडिंग ऑफ ओवर ऑफ पावर टू इंडियंस। इंडियंस को पावर देने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए उनको भेजा गया था। इसका इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही था, ठीक है। 1947 में नए वॉइसरॉय वाज सेंट, मतलब माउंट बैटन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि कंट्री कौन सी, भारत देश को, इंडिया को जल्दी से जल्दी जो है सौंप दिया जाए इंडियन लीडर्स के हाथों में। क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रही थी। ब्रिटिश जो था इकोनॉमी फेल हो चुका था, और अब कंट्रोल करना इंडिया जैसी कॉलोनियल टेरिटरी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशंस मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। सो किस रेगुलेशन ने इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी कर दिया गया था इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस? इज इट मैकॉले मिनट 1835, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773? जल्दी बताइएगा। Which among the following regulations made English as a medium of education compulsory? And the answer of this question is Macaulay Minute, 1835। मैकॉले जो थे, लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट लिखी थी 2 फरवरी 1835 में, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियर कट क्रिटिसाइज किया सब कुछ जो रिलेटेड था इंडिया से, इंडिया की एस्ट्रोनॉमी, उसका कल्चर, हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन एंड ऑलमोस्ट सब कुछ ही, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रेज किया एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न, राइट, जो कि वेस्टर्न है, तो इसी को प्रेज किया। और जो इंडियन कल्चर है, उसका ट्रेडिशन है, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, उसको क्रिटिसाइज किया मैकॉले ने अपने रिपोर्ट के अंदर। और वही जो रिपोर्ट है, लॉर्ड बेंटिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आगे जाके उसी को जो है फॉर्मुलेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, राइट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर पसंद आया तो दिल खोल के लाइक कर दो, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी आपके पास होता है, राइट। एंड एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू अस, राइट। थैंक यू एंड कीप वर्किंग।